बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर्स ट्रेनिंग एकेडमी के फोरम से मैं डॉक्टर शौकत अली सेठी। मेरे आज के लेक्चर का उन्वान CFS क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम। मेरा आज का लेक्चर आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है, क्योंकि आजकल तकरीबन हर उम्र के अफराद, बच्चे, जवान, बूढ़े इसका शिकार हो रहे हैं। इस मर्ज़ के मुतल्लिक़ मज़ीद जानने के लिए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले इस बीमारी का तारुफ़ देखते हैं कि ये बीमारी है क्या। ये आम बात है कि हम सब बाज़ औक़ात बिला वजह थकावट महसूस करते हैं। हम इसका इल्ज़ाम तवील काम के औक़ात, तनाव या जो भी जिस्मानी तौर पर काम कर सकते हों इन पर लगा सकते हैं। इस पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सकता है। ये तब ही होता है जब खौफनाक थकावट का एहसास बाकी रहता है, जब हम किसी ऐसे मसले के बारे में सोचना चाहें जो सतही तौर पर आँख से देखने से कहीं ज़्यादा गहरा हो सकता है। जिस्मानी दर्द के साथ साथ मुस्तकिल गनोदगी या नींद के एहसास में भी इजाफ़ा होता है। इस मसले में हकीकी तौर पर पेशेवराना तिबी मदद लेने की अच्छी खासी ज़रूरत होती है। अब हम इसका CFS क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम का तारुफ देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि अगर हम दायमी थकावट सिंड्रोम का जायज़ा लें तो ये एक पेचीदा आर्ज़ा है जिसमें इंतहाई थकावट होती है, जिसकी वजाहत किसी भी बुनियादी तिब्बी तरीक़ा से नहीं हो सकती। जिस्मानी या दिमागी काम काज से थकावट हो सकती है, लेकिन आराम से बेहतरी नहीं होती। इस हालत को सिस्टेमिक मेहनत की अदम बर्दाश्त की बीमारी SEID या मायोलॉजिक इंसेफ्लोमाइटिस ME भी कहा जाता है। कभी कभी इसको इख्तिसार के तौर पर MI या CFS भी पुकारा जाता है। अभी तक क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम की वजह मालूम नहीं हो सकी, अगरचे इसमें वायरल इन्फेक्शन से लेकर नफसियाती दबाव तक के बहुत से नज़रियात पाए जाते हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम बहुत से अवामल के इम्तिजाज से पैदा हो सकता है। क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम की तशख़ीस की तस्दीक करने के लिए एक वाहिद टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सेहत के दीगर मसाइल जिनकी अलामात एक जैसी हैं उनकी जांच पड़ताल करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के तिब्बी टेस्टों की ज़रूरत हो सकती है। क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम के इलाज में अलामात की बेहतरी पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। अब हम इसकी एटियोलॉजी या फिर हम इसके कॉजेटिव फैक्टर्स की तरफ देखते हैं। तो कॉजेटिव फैक्टर में जैसे हम देखेंगे कि इसके असबाब क्या हैं, तो असबाब में जो लोग क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम में मुब्तला हैं वो वर्जिश और किसी भी तरह की मामूली सी सरगर्मी से इंतहाई हसास हो जाते हैं। ऐसा कुछ लोगों में क्यों होता है और दूसरे लोगों में ऐसा कुछ क्यों नहीं होता, तो ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। कुछ लोग पैदाइशी तौर पर इस बीमारी के रुझान के साथ पैदा होते हैं, जिसके बाद अवामल का एक मजमुआ पैदा हो जाता है। मुमकिना मुहर्रकात में जो अवामल कार फरमा हैं वो मुदरजा झेल हैं। नंबर 1, वायरल इन्फेक्शन। क्योंकि कुछ लोग वायरल इन्फेक्शन के बाद क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम में मुब्तला हो जाते हैं। मुहक्किकीन सवाल करते हैं कि क्या कुछ वायरसेस इस आर्ज़े को मुतहर्रिक कर सकते हैं। काबिल एतराज़ वायरसेस में एब्स्टियन बार वायरस, इंसानी हर्पीज़ वायरस 6 और माउस ल्यूकीमिया वायरस शामिल हैं, लेकिन इन वायरसेस का अभी तक कोई हतमी ताल्लुक़ साबित नहीं हो सका। इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स, नंबर 2 पे जो हम चीज़ देखते हैं, हमारे इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम देखते हैं इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम्स जो हैं, इसमें क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम के शिकार अफराद का थोड़ा सा मुदाफ़ती निज़ाम ख़राब हो जाता है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है आया ये ख़राबी दरअसल इसी मुदाफ़ती निज़ाम में ख़राबी की शिकायत के लिए काफ़ी है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस में वो लोग
जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में मुब्तला होते हैं या इसका रुझान रखते हैं वो भी बाज़ औक़ात हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स या एड्रीनल ग्लैंड्स में पैदा होने वाले हार्मोन्स की खून की गैर मामूली सतह का तजर्बा करते हैं, लेकिन इन गैर तबी हालात की अहमियत का अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। सिम्टम्स। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की अलामात क्या होती हैं? इसकी अलामात या निशानियों में अगर हम देखें तो ये चीज़ें, इनमें कुछ अलामात या निशानियाँ जो शामिल होती हैं उनमें नंबर 1 थकावट, दूसरी याददाश्त या तवज्जो मरकूज़ करने की कमी, तीसरी गले की सोजश, चौथी गर्दन या बगलों में लिम्फ नोड्स का बढ़ जाना, पाँचवीं नाकाबिले वजाहत पट्टों या जोड़ों का दर्द, छठी सर दर्द, सातवीं गैर फरहत बख्श नींद का होना, आठवीं जिस्मानी या दिमागी वर्जिश के बाद 24 घंटे से ज़्यादा देर तक थकावट का रहना। ये अलामात क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में शामिल होती हैं। अब हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में जो ख़तरे के अवामल होते हैं हम उनको भी मद्देनज़र रखते हैं। तो ऐसे अवामल जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के ख़तरा में इजाफ़ा कर सकते हों, इनमें शामिल होते हैं उम्र। एज का अगर फैक्टर देखें तो एज में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये आम तौर पर 40 साल से 50 साल तक के लोगों को मुतासर करता है। नंबर 2, इसमें सेक्स मेल और फीमेल के हवाले से ख़वातीन में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की तशख़ीस मर्दों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन ये हो सकता है कि ख़वातीन डॉक्टर्स को अपनी अलामात की इतला ज़्यादा देती हों, या ये कह लें कि ये मर्ज़ औरतों में बकसरत पाया जाता है। नंबर 3, तनाव, टेंशन। तनाव को कंट्रोल करने में दुश्वारी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की नशो नुमा में कार फरमा हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ। अगर हम पेचीदगियाँ देखते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में, तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की मुमकिन पेचीदगियों में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें सबसे पहले ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोगों से अलग रहना, तर्ज़ ज़िंदगी की पाबंदियाँ, काम में गैर हाज़िरियाँ, ये सारी चीज़ें इसकी पेचीदगियों में शामिल होती हैं। डायग्नोसिस। अब हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की डायग्नोसिस, इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं? क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की तशख़ीस की तस्दीक करने के लिए कोई ख़ास एक टेस्ट नहीं होता, चूँकि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की अलामात दूसरी बहुत सारी बीमारियों से मिलती जुलती अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, लिहाजा तशख़ीस के इंतज़ार में सब्र की ज़रूरत पड़ सकती है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की तशख़ीस करने से पहले डॉक्टर को मुतअद्दिद दूसरी बीमारियों का बगौर मुआयना करना होगा। इनमें शामिल हो सकती हैं स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप डिसऑर्डर्स क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में नींद की खराबी एक बड़ी वजह हो सकती है। नींद के मुताला से इस बात का तयन हो सकता है कि आया आराम में रुकावट यानी स्लीप एपनिया, टांगों की बेचैनी का सिंड्रोम, रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम या बेख्वाबी जैसे अमराज शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट, मेडिकल प्रॉब्लम्स। मेडिकल प्रॉब्लम्स में थकावट मेडिकल की बहुत सी हालतों में एक आम अलामत है, जैसे खून की कमी, शुगर और थायराइड की नाकस कारकर्दगी, हाइपोथायराइडिज्म। लैब टेस्ट के लिए खून का मुआयना किया जा सकता है जो मर्ज में मुब्तला लोगों की निशानदेही कर सकता है। हार्ट एंड लंग इम्पेयरमेंट्स। दिल या फेफड़ों की खराबियां इंसान को ज़्यादा थकावट का एहसास दिलाती हैं। वर्जिश में दबाव डालने वाले टेस्ट से मरीज़ के दिल और फेफड़ों के फेल का अंदाज़ा हो सकता है कि दिल और फेफड़े किस हद तक अफाल हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में थकावट ज़हनी सेहत की मुतअद्दिद परेशानियों में एक अलामत के तौर पर भी मिलती है, जैसे अफसरदगी, इज़्तिराब, नफसियाती दबाव की वजह से ज़हनी दीवानगी की शिकायत, बाइपोलर डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिया है। एक काउंसलिंग करने वाला इस बात का तयन करने में मदद कर सकता है
کہ آیا مریض میں کوئی ایسی پریشانی تو نہیں ہے جو اس کی تھکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ ٹریٹمنٹ، علاج۔ روایتی طریقہ علاج میں کرونک فیٹیگ سنڈروم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج صرف علامات میں بہتری سے متعلق توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ میڈیسنز بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو کرونک فیٹیگ سنڈروم میں مبتلا ہیں وہ اس مرض سے پریشان ہیں۔ مریض کی پریشانی کا علاج مریض کو کرونک فیٹیگ سنڈروم سے وابستہ مسائل کا مقابلہ کرنے میں آسان بنا سکتا ہے۔ کچھ اینٹی ڈپریشن ادویات کی کم مقدار خوراک نیند کو بہتر بنانے اور درد کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ تھراپی روایتی طریقہ علاج میں کرونک فیٹیگ سنڈروم کا سب سے مؤثر علاج دو جہتی نقطہ نظر ہے، یعنی مرض سے متعلق آگاہی اور ہلکی پھلکی ورزش۔ کوگنیٹو ٹریننگ مرض کے متعلق شعور کی جو تربیت کی جاتی ہے۔ کسی طبی ماہر سے کاؤنسلنگ کے دوران مریض کو یہ جاننے میں مدد مل سکتی ہے کہ کس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے مریض کرونک فیٹیگ سنڈروم میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا مریض کی زندگی پر زیادہ سے زیادہ قابو پانے سے مریض کے نقطہ نظر کو ڈرامائی انداز میں بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ گریڈڈ ایکسرسائز میں ایک فزیوتھراپسٹ اس بات کا تعین کرنے میں مدد کر سکتا ہے کہ مریض کے لیے کون سی ورزشیں بہتر ہیں۔ غیر فعال لوگ اکثر دن میں صرف چند منٹ کے لیے محدود حد تک حرکت، رینج آف موشن اور جسمانی اکڑاؤ والی ورزشوں سے شروع کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ مریض کی ورزش کی شدت میں اضافہ سے ورزش کی انتہائی حساسیت کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اسی طرح الرجی کے حملے آہستہ آہستہ کسی خاص الرجن کے لیے کسی شخص کی انتہائی حساسیت کو کم کر دیتے ہیں۔ سیلف ہیلپ، اپنی مدد آپ کرونک فیٹیگ سنڈروم میں کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ تناؤ سے بچنے یا کم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے طرز زندگی کے عوامل اور غذائیت کی کمی کا اندازہ لگائیں۔ اپنے معالج سے رابطہ میں رہیں کیونکہ دوران علاج کچھ ایسی ادویات بھی شامل ہوتی ہیں جو کرونک فیٹیگ سنڈروم کو متحرک کر سکتی ہیں۔ مناسب آرام کرنا، کچھ چیزیں چھوڑ دیں اور کچھ چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیے۔ باقاعدہ کھلی ہوا میں ورزش، روزانہ 30 منٹ تک یا روزانہ آدھے گھنٹے تک پیدل چلنا، اس کے بعد 20 منٹ کا مراقبہ کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور نرم پرسکون موسیقی سننا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ موسیقی ہی سنیں گے تو بہتر ہوں گے، کچھ اور ایکٹیویٹی بھی کی جا سکتی ہے، سب مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ روزانہ وٹامن سی 1000 ملی گرام سے 2000 ملی گرام تک، بی کمپلیکس، بیٹا کیروٹین 25000 سے 50000 انٹرنیشنل یونٹس اور زنک 30 ملی گرام تک لیں۔ سپلیمنٹس آپ کی قوت مدافعت کو فروغ دیتے ہیں اور بیماری سے بھی بچاتے ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ کو کرونک فیٹیگ سنڈروم کی علامات کو دور کرنے کے لیے مشورہ دیا جاتا ہے۔ ہر طرح سے اپنے چاکلیٹی علاج سے لطف اٹھائیں، لیکن یاد رکھیں کہ اعتدال کی کلید اہمیت رکھتی ہے۔ ہڈیاں تھکی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں؟ پریشان ہونے یا پرحسرت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی کرونک فیٹیگ سنڈروم کے لیے محفوظ اور مؤثر علاج کی پیشکش کرتی ہے۔ یہ مریضوں کے چہروں پر مسکراہٹ واپس لاتی ہے۔ یہ خوش اور پرجوش زندگی گزارنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ اسکوپ آف ہومیوپیتھی، ہومیوپیتھی میں کرونک فیٹیگ سنڈروم کا کیا دائرہ کار ہے؟ کرونک فیٹیگ سنڈروم کے علاج میں ہومیوپیتھی کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات جب مناسب طریقہ سے منتخب کی جائیں تو مریض کو اپنی بہت سی شکایات جیسے بے قراری، درد وغیرہ میں راحت مل سکتی ہے۔ ہومیوپیتھی طویل عرصے سے روزمرہ کی سرگرمیوں میں آنے والی تکالیف اور دشواریوں کو کم کر سکتی ہے۔
जिससे मरीज़ की ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाया जा सकता है। होम्योपैथिक अप्रोच। अब होम्योपैथिक अप्रोच देखते हैं। होम्योपैथी का नुक्ता नज़र क्या है, किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के इस तवील तारुफ के बाद जो बीमारी के बारे में समझने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इससे मुतासरा अफराद की ज़िंदगियों पर क्या असरात पड़ते हैं, अब हम मज़ीद तफसील से ये देख सकते हैं कि होम्योपैथी इस मर्ज़ के इलाज में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकती है। ताहम ये ज़रूरी तौर पर बता देना चाहिए कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का इलाज करना आसान काम नहीं है, लिहाजा ये ज़रूरी है कि फौरी इलाज का दावा न करें, जबकि मुस्बत जवाब दें और इस बात पर ज़ोर दें कि अगर इलाज मुमकिन ना हुआ तो भी अलामात का ख़ात्मा अच्छी तरह से हो सकता है। होम्योपैथिक रेपर्टरी में अलामत कमज़ोरी के उन्वान के तहत कम से कम 900 होम्योपैथिक दवाएं मौजूद हैं, लिहाजा सही दवा का इंतखाब आसान काम नहीं है, ख़ास तौर पर चूँकि बुनियादी अलामत अक्सर थकावट होती है जो किसी भी तरह की मुशक्क़त से हो सकती है। होम्योपैथी में हमेशा की तरह एक बार क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की दुरुस्त तशख़ीस करने के लिए मरीज़ की मुकम्मल तौर पर केस टेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। मरीज़ की अलामात के बारे में इनफरादी और ख़ुसूसी तौर पर ज़ोर देना चाहिए। मिसाल के तौर पर मरीज़ के पट्टों में जो ख़ास एहसास होता है, जैसे घूमना या सर दर्द वगैरह। आम अलामात भी अहम होती हैं, जैसे मौसम और दर्जा हरारत के बारे में मरीज़ों का रद्द अमल, खाने की ख्वाहिशात और नफ़रतों का एहसास, ख़ास तौर पर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की किसी भी वजह से ली जानी चाहिए। अगर ये मालूम हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर इन्फ्लुएंज़ा या मैदे या गदूदों का बुखार, और इसके साथ जो रवायती इलाज कराया गया हो वो भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सही दवा के इंतखाब में आम तौर पर होम्योपैथ को मरीज़ के साथ वक्त और गौर व फिक्र करना ज़रूरी होता है। ताहम अगर पहली दवाई से कोई बेहतरी नहीं होती तो एक से ज़्यादा होम्योपैथिक दवाओं को आजमाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मरीज़ को सब्र करने की ज़रूरत है। कुछ दवाओं को आम तौर पर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में बताया जाता है, ताहम बहुत से अमराज में एक होम्योपैथिक दवाई जो मरीज़ की मदद करती है वो एक ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसमें थकावट लाजमी तौर पर पहली अलामत नहीं है जो जहन में आती है। मुदर्जा से तफसील से ये देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ होम्योपैथिक दवाएं आम तौर पर बहुत सारी अलामात पैदा करती हैं, लिहाजा आम तौर पर होम्योपैथिक दवा को इस्तेमाल करने से पहले किसी पेशा वराना काबिल होम्योपैथ से मशवरा करना ज़रूरी है और हमेशा होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा के बाद दवाई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दीगर संगीन बीमारियों को नज़रअंदाज करें जिनकी अलामात क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से मिलती जुलती या इसके बरक्स हों। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक थेरापेटिक्स की। होम्योपैथिक थेरापेटिक्स जो हैं, इसमें जो हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन आती हैं उन पे हम देखते हैं, जो चीदा मेडिसिन है हम उन पे आज सैर हासिल बहस करेंगे, उनको पढ़ते हैं, उनमें देखते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन कहाँ पे जाके क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम पर असरअंदाज होती हैं। तो नंबर 1 आर्सेनिकम एल्बम। ज़रूरत से ज़्यादा थकावट की वजह से मरीज़ा महसूस करती है कि हर वक्त लेटी रहे। खड़ा होना, चलना और थोड़ी सी मेहनत के नतीजा में थकावट और लेट जाना इंसान को कुछ सुकून फराहम करता है। यहाँ तक कि थोड़ी सी मेहनत भी कमज़ोरी और ताकत में कमी का बायस बनती है। ऐसे अफराद हिचकिचाते और खौफज़दा भी होते हैं क्योंकि थोड़ी सी मेहनत के नतीजे में थकन का रुझान रखते हैं। थकावट से नकारा होने के अलावा तशवीश की मौजूदगी को इंतहाई सतह पर ज़ाहिर कर सकता है। जलसीमियम गैर फाल थकावट के साथ दिन भर नींद आना, गनूदगी और थकावट के साथ सर में भारीपन भी महसूस होता है।
इंतहाई थकावट और थके हुए एहसास की वजह से गनुदगी होना और चक्कर आना, पट्ठों की कमज़ोरी के साथ दर्द के असरात, पट्ठों में दर्द ज़्यादातर गर्दन, कंधों, कमर, कूल्हों और पैरों में होता है। मरीज़ कांपने और अज़ा में कमज़ोरी का सामना भी कर सकता है। इग्नेशिया क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में उस वक्त मौजूद दवाई होती है जब ज़हनी अफसरदगी की कैफियत, रोने के दौरे और बदलने वाले मिजाज के साथ थकावट भी पाई जाती हो। कालीफास क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के लिए कालीफास एक बहुत ही फ़ायदेमंद कुदरती होम्योपैथिक दवा है, जहां मामूली दिमागी या जिस्मानी मुशक्क़त इंतहाई थकावट का बायस बनती है। ऐसे अफराद के लिए एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा काम लगता है। इंतहाई कमज़ोरी और थकावट का एहसास थोड़ी सी मुशक्क़त का नतीजा होता है। मरीज़ टूटा हुआ महसूस करता है, जैसे सारी तवानाई ख़त्म हो चुकी हो। सुस्त रवि और थकन के अलावा कमज़ोर याददाश्त की भी शिकायत करता है। भूल जाना एक कमज़ोरी है और ये कमज़ोर याददाश्त के साथ होता है। बोलते या लिखते वक्त भूलना नुमायाँ होता है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के साथ ज़हनी दबाव और परेशानियों को भी होम्योपैथिक दवाई कालीफास से ठीक किया जा सकता है। मर्ग साल ये अक्सर शदीद गदूदी बुखारों यानी एप्स्टियन बार वायरस के लिए एक अच्छी दवा साबित होती है। अगर वो अलामात जो ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं और इसके नतीजा में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो जाता है, तो फिर मर्ग साल भी देना एक अच्छी दवा हो सकती है। मरीज़ के सर्वाइकल गदूद बढ़े हुए, इसके साथ गले की मुस्तकिल सोजिश हो सकती है और राल बहुत बहती है। गर्मी और सर्दी दोनों से भी हसास हो सकते हैं। रात को बेख्वाबी के साथ बेचैनी और डरावने ख्वाब इसकी खसूसियत है। हड्डियों में सख्ती के साथ पट्ठों में दर्द गहरा होगा। यादाश्त में कमी और नाम भूल जाना भी हो सकता है। नसोर्स क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के इलाज के लिए नसोर्स का इस्तेमाल मुफीद हो सकता है। नसोर्ट एक होम्योपैथिक दवा है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स समेत बीमार टिश्यू से हासिल की जाती है। नसोर्स उस वक्त कारआमद होते हैं जब एक ख़ास किस्म की बीमारी किसी फ़र्द में इनफरादी तौर पर बीमार होने के अरसा से लेकर मौजूद रहे। लिहाजा क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का होम्योपैथिक इलाज के सिलसिले में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के बाद फ्लू शुरू हो जाए तो इन्फ्लुएंजियम नसोर्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, या गदूदों के बुखार के बाद लिम्फेटिक फीवर नसोर्ट, और इसी तरह आगे दूसरे नसोर्ट्स भी इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। जबकि जो होम्योपैथिक दवाएं आम तौर पर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के इलाज में तजवीज़ की जाती हैं, तो वो किसी भी तरह से मरीज़ों में फ़ायदेमंद नहीं होती जब तक कि मुकम्मल केस हिस्ट्री ना ली गई हो। ऑनस्मोडियम दायमी थकावट की अलामतों के मरीज़ों में थकन के साथ सर या बेनाई की शिकायत भी हों तो ये दवाई मौसर साबित होती है। आँखों की शिकायत मुख्तलिफ नौइयत की हो सकती हैं, बशमूल आँखों में दर्द या धुंधलापन या आँखों में तनाव और कमज़ोरी। सर की शिकायत में भारीपन या सर में दर्द होता है। सर का दर्द सामने, पीछे या सर के इतराफ में नोट किया जाता है। बुखलाहट, तवज्जो मरकूज़ करने की कमी और याददाश्त की कमी भी इस होम्योपैथिक दवाई के दायरा कार में आती है। सर या आँखों की शिकायत के साथ साथ इंतहाई थकावट और थकावट की सबसे अहम अलामत हमेशा मौजूद रहती है। फास्फोरिक एसिड एंड अदर एसिड रेमेडीज़। अब फास्फोरिक की बात करते हैं और दूसरी जो एसिड से तेज़ाबों से बनने वाली अद्वियात हैं उनकी बात करते हैं। कमज़ोरी और थकन सभी तेज़ाब से बनी हुई दवाओं की खसूसियत है। फास्फोरिक एसिड के साथ असाबी थकन पहले आती है, इसके बाद जिस्मानी थकावट ज़ाहिर होती है। जब मरीज़ किसी बीमारी से तवील मुद्दत तक
اس حال کے مرض میں مبتلا ہو جانے کے بعد اگر کرونک فیٹیگ سنڈروم کا شکار ہو جائے تو اس وقت یہ دوائی کارگر ہو سکتی ہے۔ مریض لا تعلق، بے حس، حتیٰ کہ بیزار بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر موسیقی کے لیے بھی بہت حساس ہو سکتے ہیں۔ مریض کی جسمانی علامات میں تھکن سے چور، پیلا اور کمزور نظر آنا اور ان کی آنکھوں کے گرد نیلے رنگ کے حلقے پڑ سکتے ہیں۔ سردی بہت لگتی ہے۔ زیادہ پیاس لگنے کے ساتھ بھوک کی کمی ہو سکتی ہے۔ تیزاب سے بننے والی دوسری ادویات میں پکرک ایسڈ، میوریٹک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ شامل ہیں۔ تھکاوٹ ان تیزابوں کی عام خصوصیت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان ادویات میں تھکن کا عمل ضرورت سے زیادہ مستعدی پن سے ہو، اور ڈاکٹر جارج وتھالکس نے پکرک ایسڈ کی ذہنی تھکن، فاسفورک ایسڈ کی جذباتی تھکن اور میوریٹک ایسڈ کی جسمانی تھکن کو بیان کیا ہے۔ پکرک ایسڈ میں پٹھوں کی انتہائی کمزوری کے ساتھ کانپنے اور مروڑنے کا احساس پایا جاتا ہے۔ ٹانگیں جکڑی ہوئی یا ان میں پنیں اور سوئیاں محسوس ہوتی ہیں اور مریض کو لیٹا رہنا پڑتا ہے، جس سے سکون ملتا ہے۔ سارکولیکٹیکم ایسیڈم۔ سارکولیکٹیکم ایسیڈم کرونک فیٹیگ سنڈروم میں جب صبح کے وقت کمزوری محسوس ہو تو یہ دوائی فائدہ مند ہوتی ہے۔ صبح کے وقت انتہائی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو ہی صبح کو بیدار ہوتے ہیں اور تھکاوٹ دن بھر جاری رہتی ہے، پورا جسم بے اختیار محسوس ہوتا ہے، پٹھوں میں بھی کمزوری کے ساتھ تھکے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جس شخص کو سارکولیکٹیکم ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ عام طور پر معمولی سی سرگرمیوں سے تھکاوٹ اور بوجھل پن کی شکایت کرتا ہے، یہاں تک کہ کاغذ کے ایک چھوٹے ٹکڑے پر لکھنے یا سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے ساری جسمانی توانائی ختم ہو جاتی ہے اور انتہائی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس دوائی کا مریض ساری رات بیدار رہتا ہے۔ سکیوٹیلیریا لیٹریفولیا، اس کو میڈ ڈاگ اسکل کیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سکیوٹیلیریا ایک پودا جو شمالی امریکہ میں پایا جاتا ہے اور اسے مرگی، اضطراب اور سر درد جیسے بہت سے اعصابی عوارض کا علاج کرنے کے لیے لوک ادویات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک ڈرگ پکچرز کی مصنف ڈاکٹر مارگریٹ ٹائلر نے سکیوٹیلیریا کو انفلوئنزا کے بعد اعصابی دباؤ کی ہنگامی صورتحال کا کنٹرول قرار دیا ہے۔ اس طرح اس کا استعمال خاص طور پر فلو کے بعد کرونک فیٹیگ سنڈروم کے علاج میں کیا جا سکتا ہے، جہاں مریض گھبراہٹ کے ساتھ بھول جانے کی وجہ سے ٹیسوں کے ساتھ بار بار ہلکا سر درد ہونا اور اعضاء کی کمزوری اور پٹھوں کو جھٹکے لگنا محسوس کرتا ہے۔ زنکم میٹیلیکم۔ زنکم میٹیلیکم زنکم بے چینی، افسردگی اور کمزوری کی ایک تصویر ہے۔ ناقص یادداشت اور سست مریض انتہائی حساس اور چڑچڑا، خاص طور پر شور سے۔ پٹھوں میں بل پڑنے کے ساتھ ٹانگوں میں بے چینی بھی عام خصوصیت ہے۔ سن پن اور سردی، بازوؤں اور پیروں کی عجیب و غریب حرکات بھی شامل ہیں۔ تمام علامات شراب سے بدتر ہوتی ہیں۔ یہ تو تھا کرونک فیٹیگ سنڈروم کا لیکچر۔ اس میں ہم نے آپ کو علامات، اس کے اسباب، اس کی وجوہات سب کچھ بتایا۔ اس کے ساتھ ہم نے آپ کو ذہنی طور پر کول اینڈ کام رہنے کے لیے جو ورزشیں بتائیں وہ بھی ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ڈائٹ اینڈ سپلیمنٹ بتائے وہ بھی ہیں، اور ساتھ اس میں ہومیوپیتھی کی ادویات بھی شامل ہیں۔ ان ادویات میں اور بھی بہت سی ادویات شامل ہو سکتی ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے، آپ کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان ادویات کو پڑھنے پرکھنے کے بعد آپ اپنے ہومیوپیتھک معالج سے ضرور رابطہ کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ لیکچر بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے لیکچرز کو پسند کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔
To watch more videos, please subscribe.